तो लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया था एवरेज स्पीड के ऊपर। आज हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होती है? तो कल मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बोला था। तो डिस्टेंस क्या होता है कि जिसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, और डिस्प्लेसमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर स्पीड की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। इसका मतलब द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट को एक फिक्स डायरेक्शन होती है, वैसे ही वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी को भी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या? अगर मेरे पास एक कार है और वो कार की स्पीड पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी और उसके बाद वो 20 मीटर पर सेकेंड हुई, तो इनिशियल स्पीड कितना था उसका? 10, वो उसकी हुई इनिशियल वेलोसिटी। और वो कितनी हुई? 20 मीटर पर सेकेंड। वो क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा u से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से दिखाते हैं, और अपॉन 2। तो ये हो जाती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का अगर मैं यहाँ पे एक आपको स्मॉल एग्जांपल दूं कि अगर कोई कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हुई 20 मीटर पर सेकेंड, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू डालेंगे तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी, तो ये हुई हमारा u। फाइनल वेलोसिटी जो बाद में हुई थी, ये होती है हमारी v। तो u की वैल्यू कितनी है हमारी? 10 प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20 अपॉन क्या होगा? 2। 10 प्लस 20 दैट इज 30 अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपकी? 15 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी है हमारी 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है कि लेट से आपकी एक गाड़ी है, एक कोई बाइक है, बाइक पहले 10 के स्पीड पे थी, फिर 15 पे गई, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35। इसका मतलब उसका स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और इसका जस्ट अपोजिट होता है डी एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या? गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है, 20 था 15 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, इसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो गाड़ी का स्पीड चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, या वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। गाड़ी का स्पीड अगर 10 था और उसके बाद हुआ 20, और वो चेंज होने के लिए अगर आपको 2 सेकेंड्स लगे, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती? 20। तो अगेन इसको भी एक एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, अगर कोई बाइक है, उसकी इनिशियल स्पीड हम किससे दिखाते हैं? u से। तो इनिशियल स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी, ओके, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? v से दिखाते हैं, वो थी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। और ये सब कुछ होने के लिए लेट से जो टाइम लगा, वो टाइम लगता है हमारा 5 सेकेंड्स। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना हुआ? तो इस फार्मूले के हिसाब से देखो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20। तो अगर यहाँ में हम 20 पुट करेंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5, माइनस टाइम कितना लगा? 5, तो इज इक्वल टू 20 माइनस 5 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हुआ हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो आपका आंसर आएगा वो आपका एक्सेलरेशन होगा। आगे बढ़े तो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कल ही मैंने आपको बताया था, वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसको डायरेक्शन फिक्स होती है। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिट्रेडेशन और डी एक्सेलरेशन। ये मैंने बताया, अगर स्पीड कम हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। An object moving on a circular path, even with a uniform speed, is always said to be accelerated as it changes direction in every moment. जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में, तो हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को क्या होता है? चेंज करता है। इसलिए उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इवन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज सेड टू बी एक्सेलरेटेड एज इट इज चेंजेस डायरेक्शन एवरी मोमेंट। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है तो हर एक पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के जो लॉज है इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूटन तो आपको पता ही है, ओके, उनके ऊपर एप्पल गिरा था और उनको लगा चलो खोजते हैं हम ग्रेविटी के बारे में, तो उन्होंने ही लॉ ऑफ मोशन दिए। तो पहला लॉ, न्यूटन्स ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। तो जो पहला लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है?
जैसे आप साइकिल पे बैठते हो तो साइकिल को पहले आपको क्या करना पड़ता है, एकदम फोर्स लगाना पड़ता है और फिर आपकी साइकिल मोशन में जाती है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में आपने जो फोर्स लगाया वो क्यों ज्यादा लगता है, क्योंकि आपकी जो साइकिल थी वो उसकी रेस्ट पोजीशन पे थी और वो मोशन में नहीं जाना चाहती थी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। और उसका अपोजिट भी होता है, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसको फिर से रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, मतलब आप फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना पड़ता है। तो इस तरीके से न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ बोलता है कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो उसको मोशन में लेके जाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसको रेस्ट में लेके आने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे इन रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, कब तक, जब तक आप उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, और जब तक वो रेस्ट में नहीं आएगा जब तक आप उसके ऊपर अप्लाई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो इसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखो एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, क्या कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में और उसको अगर हमें मोशन में रखना है तो फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते हो क्या होता है कि आप पैडल्स मारते हो, कुछ देर के बाद अगर आपने पैडल मारना बंद किया तो साइकिल आपकी रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है क्योंकि फ्रिक्शन, आपका टायर और रोड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर मूव करते हो तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव होता रहेगा, चाहे आप फोर्स अप्लाई करो या ना करो। बट हमारे केसेस में जब भी हम रोड के ऊपर चलते तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर वहां पे फ्रिक्शन लेस ऑब्जेक्ट सरफेस होता तो आपको फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, आपको ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली ट्रैवल करता रहता। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को अगर मैंने किक मारी तो किक मारने के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स आपने अप्लाई किया था वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कम होता जाता है। बट अगर आपने किक मारी और नीचे ऐसा सरफेस है जो फ्रिक्शन लेस है तो बॉल कंटिन्यूअसली ट्रैवल होता रहेगा। चलो, तो पहला जो था हमारा इनर्शिया एंड मास। The inertia of an object is measured by its mass. Inertia is the natural tendency of an object to remain at rest or in a motion at a constant speed along the straight line. The mass of an object is quantitative and measured to inertia. The greater the mass, the greater is the inertia of the body. तो जिस तरीके से कोई साइकिल है, साइकिल को आपको ज्यादा पैडल मारने पड़ेंगे, बट उसी जगह पे ट्रक है तो ट्रक को आपको ज्यादा धक्का देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, मतलब उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। साइकिल का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया भी ज्यादा, और जितना मास कम उतना इनर्शिया भी कम होगा। तो यही उसका फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, उसको मोशन में लेके जाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और सेकंड क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा, बट उसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम बोलते हैं देखो इनर्शिया का होगा, इट इज स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। सिमिलरली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। अगर कोई बड़ा ट्रक है, उसका मास भी ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, अगर एकदम स्पीड से कोई ट्रक जा रहा है, इसका मतलब उसका मोमेंटम क्या है, ज्यादा है। तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम तभी ज्यादा होता है जब उसका मास भी ज्यादा होता है और वेलोसिटी भी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब जितना मोमेंटम ज्यादा उतना ही आपका फोर्स भी ज्यादा होगा, या उसका रिवर्स भी बोल सकते हो, जितना आप ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा बॉडी का मोमेंटम होगा। इसलिए state that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force. जितना आप फोर्स बढ़ाओगे उतना बॉडी का मोमेंटम भी बढ़ेगा। ये सेकंड लॉ था। एंड थर्ड लॉ,
थर्ड लॉ क्या है आपका, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे हम बॉल होता है, बॉल जैसे वॉल के ऊपर मारेंगे तो बॉल जो फोर्स बॉल के ऊपर लगेगा वही फोर्स बॉल के ऊपर भी लगाएगी। इसको ही बोलते हैं एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आपने गन पकड़ी थी तो गन जैसे आप यहाँ पे शोल्डर पे पकड़ते हो और फायर करते हो तो उससे क्या होता है, बुलेट तो आगे जाती है बट आप जो गन है वो पीछे आती है। इसका मतलब जो फोर्स है वो कैसा है, अपोजिट इक्वल है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये उसके कुछ एग्जांपल है। तो इस तरीके से हमारे तीनों लॉ खत्म हो जाते हैं। तो पहला लॉ क्या है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा जब तक आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। सेकेंड, चेंज इन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। जितना आप फोर्स चेंज करोगे बॉडी का मोमेंटम उतना चेंज होगा। और थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके हम कुछ एग्जांपल्स और नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।